हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जाके आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस है। ठीक, जैसे कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जाके, मतलब हम लोग एनटीपीसी के लिए भी प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तो एक आपको वीडियो मिलता ही जाके एनटीपीसी का, और आज से आप लोगों को मतलब जो ग्रुप डी एग्जाम है रेलवे का, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1344 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों के बीच का अंतर कितना है। देखो, क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि 1344 रुपए की राशि है, उसको 3 भागों में विभाजित किया है। किस रेशियो में विभाजित किया गया है? 3, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो रेशियो में टोटल मान कितना हो? 3, 4, 7, 5, 12। ठीक है ना, रेशियो में टोटल धनराशि कितनी है? 12 है। ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन में टोटल धनराशि कितनी बोल रहा है? 1344 रुपये बोल रहा है। ठीक, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो देखो, सबसे बड़ा भाग 5 है और सबसे छोटा भाग कितना है? 3 है। ठीक, तो इनका अंतर कितना है? 2 है। तो हमको 2 की वैल्यू पूछी है। 12 की वैल्यू हमको कितनी दी है? 1344। 2 का कितना हो जाएगा? 2 छंग 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24। ठीक, तो 224 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये देखो क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहे कि संख्या 367, 489, 514 और 632 और 728 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार कितनी नई संख्याएं बनेंगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। ठीक, देखो उसने कुछ संख्याएं दी है, जैसे कि 367, ठीक है, कॉमा 489, कॉमा 514, कॉमा 632 और क्या दी है संख्या? 728। वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, देखो 2 जोड़ दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, जिनके अंकों का योग मतलब कि क्या होगा जाके, जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 367 है, पहला अंक क्या है? 2 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हमारी संख्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 567 बन जाएगी। ठीक है, ऐसे जो हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे, पहले अंक 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये 689 हो जाएगी। ऐसे हम लोग जब 5 पहले अंक संख्या का 5 इसमें 2 जोड़ देंगे तो 714, ऐसे ये हो जाएगी 832, ये हो जाएगी 928। ठीक है, अब वो क्वेश्चन है बोला ऐसी कितनी संख्या है जिनके अंकों का योग क्या हो? 303 से विभाज्य हो। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे जाके इस संख्या के अंकों का योग निकाले, जैसे कि 5, 6, 11 और ये कितना आ जाएगा? इसका योग कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा जाके? 9, 8, 17, 23 आ जाएगा। ठीक, और 7, 5, 12 इसका अंकों का योग आ जाएगा, और 8, 2, 10 ये 13 आ जाएगा। इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा? 10, 19 आ जाएगा। अब आप इसमें देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो एक ये हो जाएगी, एक ये, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 संख्याएं ऐसी हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या? और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो था मतलब कि ये चीज वो पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं मतलब, हमें ये पता है कि वो देखो एग्जाम में जब हम लोग करेंगे जाके, हमें ये पता है कि प्रत्येक संख्या में 2 अंक जोड़ा जाएगा, तो हम पहले ऐसे निकालो जैसे कि 7, 6, 13। ठीक है, 7, 6, 13 और 3, 16 और 2 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, मतलब ये 2 से 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4, 8, 12। ठीक है, और 12, 9 कितना हो जाएगा? 21, 21, 2 क्योंकि इसमें 2 जुड़ेगा ना। ठीक, तो कितना? 23, ये नहीं कटेगी। ठीक,
ऐसे ही 5 4 9 1 10, 10 में 2 इसमें मान लो 2 जुड़ेगा ना, ठीक, कितना हो जाएगा 12, ये भी कटेगी। ऐसे 6 3 9 2 11 और 2 13, ये नहीं कटेगा। 7 2 9 8 17, ठीक, और 17 2 19, ये भी नहीं कटेगा, ठीक। तो बस यही 2 संख्याएं होंगी जाके, जबकि एग्जाम में करने का तरीका क्या था, बस ऐसा ही था, ठीक। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो मैंने आप लोगों चीज़ों मतलब चीज़ को दिखाया कि मतलब रियल में क्या कह रहा था। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में करेंगे, आप डायरेक्ट अंकों को जोड़ लो और 2 अंक बढ़ा दो बस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। देखो जो ग्रुप डी का आरआरबी या रेलवे के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एडवांस मैथ काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 10a, ठीक है, और का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉट ए, ठीक है ना, ये साथ में होल स्क्वायर लगा है, ठीक, का होल स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बस सॉल्व करना है। देखो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट ए बराबर 1/tan a होता है। तो जब हम लोग इसको कॉट ए को 1/tan a लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan a माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में नीचे tan a आ जाएगा, ठीक। tan a हमारा बाद में ऊपर चला जाएगा, फिर ये देखो कट जाएगा, और ये जब कटेगा, ठीक, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस -1 बचेगा, ठीक, क्योंकि इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से नीचे tan a ऊपर चला जाएगा तो tan a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का होल स्क्वायर माइनस करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा जाके 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, तो वर्गमूल ले लेंगे तो सेक ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फार्मूले आप लोग देखो याद रखना। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। हम लोग कुछ फार्मूले कर लिया करेंगे, जैसे कोई एडवांस का फार्मूला मतलब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल सकता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। एक ये फार्मूला निकलता है, ये सरसमका होती है, इससे एक ये फार्मूला निकलता है। अगर ऐसे हम लोग यहाँ से tan स्क्वायर ए का मान निकालें तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और सरसमका होती है जाके, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए का फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक ये फार्मूला निकलेगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का मान निकाल लें इस सरसमका से थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये 2 फार्मूले इस सरसमका से। एक और तीसरी सरसमका होती है, उसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तीसरी सरसमका एक ये होती है कि कॉजेक स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉजेक स्क्वायर ए का फार्मूला निकाल लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कॉजेक स्क्वायर ए माइनस का 1, उसको उधर 1 को उधर भी, तो ये 2 फार्मूले, ठीक है ना। तो ये कुछ आप लोग फार्मूले याद रखना जाके, ठीक है। और याद रखना जाके कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। और कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जैसे कि साइन थीटा बराबर, देखो जैसे होता है कि साइन थीटा बराबर 1 कॉजेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहीं से उल्टा आ जाता है कि कॉजेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी होता है, ठीक है। कॉजेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा भी होता है। और ये याद रखना कि tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा होता है। तो यहीं से एक फार्मूला ये भी निकल के आता है, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है, ठीक है। और एक होता है सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा
तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा भी होता है। ठीक, ये तीन याद रखना, इधर तीन बस उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ होते त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूले जिसमें ये कहता है कि जैसे हम लोग मान लो कोई हमको एक त्रिभुज दिया है, ठीक है ना, हमको मान लो एक कोई त्रिभुज दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक, ये 90 डिग्री है, अगर ये हमारा थीटा कोण है, ठीक, तो याद रखना जाके थीटा के सामने हमेशा होता है लंब होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा आधार होता है। ठीक, तो यहाँ से कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूले में अनुपात में बनते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, साइन कॉजेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा ही तो कॉजेक थीटा होता है ना, तो यहाँ से कॉजेक थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कॉजेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे लंब आ जाएगा। ठीक, और टेन थीटा बराबर याद रखना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, और एक ये याद रखना कि जो कॉस थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो इसी का उल्टा होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। देखो जब हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने फार्मूले पढ़ लिए, जैसे हमारा कोई एडवांस का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एडवांस जो ग्रुप डी में बहुत ही मतलब बच्चों को टफ लगती है। ठीक है, तो जैसे कोई एडवांस का क्वेश्चन आया करेगा तो हम लोग एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छी से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग टफ लगती है लेकिन एडवांस के क्वेश्चन अर्थमेटिक से ज़्यादा जल्दी आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद बस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि बस पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 10 घंटों में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। देखो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद जो बस की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। ठीक है, यदि बस पहले 2 घंटों में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी 10 घंटों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। देखो हम लोग यहाँ से बस की चाल निकाल सकते हैं। देखो चाल बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ से बस की चाल निकालें तो बस की चाल कितनी निकल के आएगी, वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है ना, तो दूरी 80 किलोमीटर और टाइम उसको 2 घंटे का लग रहा है, तो बस की चाल कितनी आ गई जाके 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना। ठीक, जो बस की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो जब वो पहले 2 घंटे मतलब कि 1 और 2 पहले और दूसरे घंटे में बस कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में कितनी हो जाएगी उसकी चाल दूरी 80 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, ऐसे ही जब वो तीसरे और चौथे घंटे में जाएगी बस, ठीक, अब उसकी चाल क्या बोल रहा है कि हर 2 घंटे बाद बस की चाल 4 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो पहले तो उसकी चाल 40 थी, ठीक है, तो पहले 2 घंटे के लिए तो उसकी चाल 40 किलोमीटर की रहेगी ना, तो 2 घंटे में वो 40-80 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। लेकिन अब यहाँ पे उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ पे उसकी चाल 4 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 44 दूनी 88 किलोमीटर दूरी है वो तय कर लेगी तीसरे और चौथे घंटे में। ऐसे ही फिर से जब वो 5वें 6ठे घंटे में आएगी फिर इसकी चाल 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, तो अब वो 5वें और 6ठे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 48 दूनी 96 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेगी। ठीक, अब फिर से जब वो 7वें और 8वें घंटे में आएगी, ठीक है ना, तब फिर उसकी चाल 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, अब उसकी चाल हो जाएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो वो 7वें 8वें घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 2 घंटे में 52 दूनी 104 किलोमीटर। ठीक, और फिर से वो 9वें 10वें घंटे में आएगी, उसकी चाल 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो 2 घंटे में 56 दूनी 112 किलोमीटर। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितनी चाल हो जाएगी, देखो 12 इधर डाल देंगे तो ये हो जाएगी 200,
4 इधर डालेंगे तो ये हो जाएगी 200, 200, 200, 400, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर क्या होगी जाके 10 घंटे में टोटल दूरी कितनी होगी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी बस। ठीक है ना। तो वो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। देखो इन क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है जाके, ये तो मतलब हमारे थोड़े से मतलब थोड़ा सा भी सेंस लगाओ अंडरस्टूड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो इनमें थोड़ी कोई कॉन्सेप्ट, ये तो आप हर कोई बच्चा कर सकता है थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक, इनका कोई मेथड थोड़ी होता है, बस ये चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है मतलब बार वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में, ठीक है ना, को व्यक्त कीजिए। ठीक, किसको 0.3532 और 323 पर बार लगा हुआ है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे होगा जाके आगे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। मान लो चीज़ हमको क्या लिखी, मान लें कि x बराबर हमको क्या दिया है 0.5323 और उसको इस पे इसने 12 लगा दिया है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको चेंज करना है p बाई क्यू के रूप में। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले तो पूरी संख्या ऐसे लिख लेंगे 500, ये 5323 और उसमें से हम लोग घटाएंगे क्या, पहले हम लोग दशमलव के बाद की पूरी संख्या ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। उसमें हम लोग इसमें घटाते हैं क्या, इसमें हम लोग वही घटाएंगे जाके जिस पे बार नहीं होगा। 5 पे बार नहीं है तो 5 को इसमें से घटा देंगे। ठीक, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर बार है उतने हम लोग 9 लिखते हैं। ठीक है, जितने अंकों पर बार है, जैसे कि 3 अंकों पर बार है, 3 बार हमने 9 को लिखा। अब जितने अंकों के बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है तो उतने हम लोग 0 लिखते हैं। 5 मतलब एक अंक पे बार नहीं तो एक हमने 0 लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग उस पूरी संख्या को लिख देते हैं, उसमें से हम लोग वो घटाते हैं, वो अंक घटाएंगे जिस पर बार नहीं होगा। ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखते हैं जितने अंकों पे बार है उतने बार 9 और जितने पे बार नहीं है उतने बार 0 लिख देते हैं। बस यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जब 5323 में से 5 घटाएंगे तो 5318 बचेगा बटे में 95, सॉरी 5390। अब हम लोग इसको अगर 2 से काट देंगे, ठीक, तो ये कितना बचेगा जाके 5318 का आधा कितना हो जाएगा 2659 हो जाएगा। ठीक, और इसका आधा कितना हो जाएगा 4995। ठीक, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर देखो आपको कभी मान लो इधर कोई अंक दिया, मतलब दशमलव के आगे भी कोई अंक दिया हो, मान लो यहाँ 2 0 दशमलव मतलब कि 2 दशमलव करके 5 होता, तो हम लोग क्या करते बस यहाँ पे इसके आगे बस 2 प्लस करके जोड़ देते बस। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आशीष ने 20% हानि पर एक गाय विपिन को 5000 रुपए में बेच दी। विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे आशीष को 15% लाभ होता। तो कह रहा है कि इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। देखो आशीष ने क्या किया 20% हानि पर, ठीक, विपिन को एक गाय बेची, कितने रुपए में 5000 रुपए में। ठीक, अब देखो ये जो 5000 रुपये है ये किसका मूल्य दिया है, 5000 जो सेलिंग प्राइस है किसके, मतलब कि जो आशीष ने 5000 रुपये में विपिन को गाय दी है वो 15% हानि पर दी है, मतलब कि ये 85 का मान है। 85 का मान कितना है 5000। ठीक, अब देखो वो कह रहा है अगर विपिन इसको कासिम को कितनी राशि में बेचते, जितने की आशीष को अगर विपिन को बेचता तो उसको 15% लाभ होता। ठीक, अगर आशीष विपिन को ये मतलब 85% 15% हानि पर उसने गाय को बेचा है, मतलब सॉरी 20% हानि पर बेचा है, तो मतलब कि वो 80 में उसको गाय बेच रहा है, जबकि रुपए में वैल्यू कितनी दी है 5000, मतलब 80 की वैल्यू 5000। अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता 115 में बेचता जाके, मतलब 115%। यहाँ हम लोग अगर परसेंट लगाते तो परसेंट से परसेंटेज हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विपिन के लिए क्या हो जाएगा, ये विपिन के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। ठीक, क्योंकि वो कह रहा है अगर, मतलब वो कह रहा है कि अगर विपिन
कासिम को जब गाय बेचता है, विपिन जब यहाँ पे कासिम को जब गाय बेचता है, ठीक है, वो किस रेट पर बेचता है, उस रेट पर जिससे कि आशीष अगर विपिन को बेचता तो उसको 15% लाभ होता। तो ये टोटल क्या हो गया जाके, ये पूरा विपिन का सेलिंग प्राइस हो गया, जबकि विपिन ने गाय तो 5,000 में खरीदी थी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ 0 से 0 हमारा कट गया जाके, और अगर 4 दूनी 8, ये 4 से काटेंगे 125 आ जाएगा। 125 और 15 का 115 गुणा करेंगे, 125 25 625 का 5 हासिल 12, सॉरी 62 हो जाएगा। 125 एक कम 25 और हासिल 62, 187 के साथ हासिल 18, 125 और 118 सॉरी 125 और 18 हासिल कितना हो जाएगा 143। तो 143 बटे 2, 2 से जब हम लोग इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, ठीक, 2 अट्ठे 16, ठीक, यहाँ एक बचेगा, 2 सत्ते 14.5 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जाके विपिन के लिए सेलिंग प्राइस, जबकि विपिन ने गाय 5,000 में खरीदी थी। तो वही कह रहा है कि विपिन को लाभ कितना हुआ इस लेन देन में। तो हम लोग अगर इसमें से 5,000 को घटा देंगे, ठीक है, जब 5,000 घटाएंगे तो 2187.5 रुपये क्या होगा, विपिन को लाभ होगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक ठोस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा की, मान लिया भुजा घन की ए भुजा क्यूब होता है, ठीक है, जो कि कितना है 216, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग घन की भुजा निकाल लेंगे, ये 16 216 6 का घनमूल होता है ना, ठीक। तो ए बराबर कितना, घन की भुजा आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a² होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर से ये हो जाएगा हमारा 216 ही आएगा, 36 6 का 216 होता है, ठीक। तो जब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हम लोग कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। अगर आपसे कहते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है ना, तो वो 4a² होता है, ठीक। लेकिन जब वो कहता है कि घन का, अगर वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते तो वो होता है 6a², जबकि घन का आयतन कितना होता है a³ होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले याद रखना, जाके आगे क्वेश्चन इन फार्मूले पे भी आएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है, ठीक है। राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 रेशियो में था। निखिल की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। देखो एक तो क्या जाके राम, ठीक है, और निखिल और अश्विन, ठीक है। 10 वर्ष क्या है पहले की बात कर रहे हैं ना, ठीक। कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:4:5 था, ठीक, इनकी आयु का अनुपात, ठीक है। जबकि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 111 वर्ष दिया है। देखो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 100, प्रेजेंट में इनकी जो तीनों की कुल आयु का योग है वो 111 वर्ष है, ठीक है। अगर हम 10 साल पहले की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें तो इनकी जो वर्तमान आयु का योग कितना होगा 10 साल सब में कम हो जाएगा, तो कितना होगा जाके 81 वर्ष होगा। ये 10 साल पहले की आयु का योग है, ठीक। और रेशियो में उसने क्या दिया है तीनों की 10 साल पहले की आयु का, ये रेशियो ही तो है ना 10 साल पहले की आयु का, ठीक। अगर हम लोग रेशियो में देखें तो इनका योग कितना दिया है 7 5 12 दिया है, ठीक। अगर हम लोग 10 साल पहले इनकी आयु का योग देखें
अच्छा 2 3 4 है। देखो यहाँ पे जो इनकी आयु है 2 3, 10 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात दिया है 2:3:4 दिया है। ठीक, तो 10 साल पहले इनकी जो आयु का योग होगा वो कितना होगा जाके 9 होगा। ठीक, जबकि ऐसे कैसे दिया, ऐसे कितना दिया है 981 दिया है। ठीक है, तो ये इसका 9 गुना हो गया जाके। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में उसने ये बोला है, कह रहा है कि निखिल की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखो ये 10 साल पहले निखिल की आयु आएगी, तो अगर हम लोग यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुना 27 वर्ष। ये क्या है, ये 10 साल पहले निखिल की आयु आई है। अब वो वर्तमान पूछ रहा है ना, तो इसमें 10 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितनी आ जाएगी निखिल की वर्तमान आयु 37 वर्ष आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो हमको अनुपात दिया था, ठीक है ना, ये 10 साल पहले का था, तो हम लोग जबकि ये हमको जो 111 दिया ये वर्तमान आयु का योग दिया तीनों का, तो हम लोग 10 साल पीछे देखेंगे तो इनकी तीनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 10 कम हो जाएगा, 3 लोग हैं तो 81 वर्ष बचेगा। ठीक, तो 81 क्या आ गया, 10 साल पहले तीनों की आयु का योग आ गया, जबकि रेशियो में तीनों की 10 साल पहले आयु का योग कितना है 9 है। 9 की वैल्यू 81 दी है, वो उसका 9 गुना है। वो कह रहा है कि निखिल की वर्तमान आयु, तो पहले हम रेशियो से निखिल की 10 साल पहले की आयु निकालेंगे, 3 से 3 का 9 गुना 27, अब 10 हम लोग जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 6 अंकीय संख्या, ठीक है ना, 23 44 92 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी 1 अंकीय संख्या इस प्रकार हो, ठीक है, कि यह संख्या कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो हमको एक 6 अंकीय संख्या कितनी दी है 2 3 4 4 9 2, ये हमको क्या दी है, हमको ये 6 अंक की एक संख्या दी है। अब वो कह रहे हैं कि ये देखो इसमें 11 से क्या, इस अगर ये 11 से इसमें क्या जोड़ना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि जिससे 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप इसको 11 से देखो काट के देखो, देखो 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 11 एकम 14, 11 एकम 11 3 34, 11 3 33 बचेगा 19 हो जाएगा, 11 एकम 11 यहाँ 82 हो जाएगा। ठीक, और फिर कितना हो जाएगा जाके, अब देखो 82 के 11 से नहीं कटेगा ना, यहाँ 82 बचेगा, तो 82 कहाँ 11 से कटेगा, अगर 82 की जगह क्या हो जाए 88 हो जाए, क्योंकि हमको जोड़ना है ना, घटाना थोड़ी है। अगर हम 88 कर दें, ठीक 82 था, मतलब कि अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो आप अगर यहाँ से ये देखो, अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल निकालें, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों के योग का जो अंतर है, ठीक है, वो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें, अगर हम लोग विषम वाले देखें अंकों का योग 2 4 6 9 6 15 आ रहा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग सम अंकों के स्थानों पर अंकों का योग देखें 7 3 4 7 2 9, इनका 9 आ रहा है। ठीक, अब हम लोग 15 और 9 का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको मान लो इसको बनाना 11 बनाना है। ठीक है, अब हमको क्या इसमें क्या जोड़े कि 11 का, तो 0 हो जाए 11 का मल्टीपल, तो कुछ लोग कहेंगे इसमें 5 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो 5, जबकि इसका क्वेश्चन का 5 आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जबकि इसको आप जोड़ के इसको नहीं कर सकते हैं, 5 जोड़ के 11 का मल्टीपल बना के 11 से डिवाइड नहीं होगी, इसमें आपको मतलब कि 6 घटा वही करना पड़ेगा। ठीक, अब तुम आप ऐसे देख लो, मतलब इसमें 6 मतलब कि 6 कम करना पड़ेगा जाके। ठीक है ना, अब देखो अब ये 5 जोड़ोगे तो ऐसे तो 5 आंसर आ जाए, जबकि 5 नहीं होगा। अब आप लोग खुद ही देख लो कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पर 5 जोड़ दें, ठीक, एक मान लो लास्ट में 92, इसको हम लोग 5 जोड़ के 97 कर दिया, तो देखो 11 दूनी 22, 1 बचा 14 हो जाए, 11 कम 11 3 बचे 34 हो जाए, 11 3 33, 1 बचे 19 हो जाएगा, 11 कम 11 8 87 हो जाएगा। ठीक,
87 क्या 11 से कटता है? जबकि हमने तो 5 जोड़ दिया, ऐसे देखो 5 आ रहा है, ठीक है। 87 क्या मतलब कटता है क्या 11 से? नहीं कटेगा ना। तो एक, जबकि 88 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है? 6। आप ऐसे डिवाइड करके देखो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे अगर डिविजिबिलिटी रूल से देखो तो 5 ही आंसर टिक कर देंगे, जो कि गलत होगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी जब जोड़ने वाला जब हम लोग बीच में ऐसे लगाएंगे तो वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल 11 चेक कर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें कि राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 58 वर्ष होगा। तो कह रहे राम की वर्तमान आयु है, देखो राम और सीता की आयु का अनुपात कितना है? 5:8 है। राम और सीता की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 5:8 है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 58 वर्ष होगा। देखो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 58 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 58 वर्ष हो जाएगा। तो अगर हम लोग 3 वर्ष बाद नहीं, अगर यहीं पे आए तो मतलब कि अभी कितना होगा जाके? अभी तो इनका योग कितना, अगर रेशियो में देखें 8 5 13 है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से 3 वर्ष पीछे देखें तो 3 3 कम हो जाएगा ना, मतलब कि राम और सीता की वर्तमान, मतलब यहाँ पे वर्तमान आयु जो है कितनी का योग यहाँ से कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। मतलब ये 13 कितने गुना है? 4 गुना है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि राम की वर्तमान आयु, ये थी राम की, ये वर्तमान आयु का ही तो रेशियो दिया था। तो राम की वर्तमान आयु 5 वैल्यू बताना है। 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 5 को 20 वर्ष, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊं आप लोग उसको क्लियर करते रहना। जैसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 30 डिग्री है और सीधी रेखा यूवी क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो पी क्यू को एस और एस पर और पी आर को टी पर प्रतिच्छेद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा? देखो क्वेश्चन उसने ये बोला है कि मान लो कि ये कोई एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जहाँ पे एंगल पी है 30 डिग्री है, ठीक है ना। इससे भी हमको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना, 30 डिग्री से। अब वो कह रहा है कि क्यू आर के समांतर एक रेखा कोई ऐसे ही होगी जाके खींची जाती है, जो भुजा पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी बिंदु पर विभाजित करती है, मतलब कि प्रतिच्छेद करती है, ठीक। तो पूछ रहा है कि इनमें से कुछ कथन दिए, कह रहा है क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे पी आर। देखो ऑप्शन, मैं ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कह रहा है ऑप्शन ये बोल रहा है कि पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे पी आर, ठीक। बी ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन उसने दिया है कि एस टी बराबर क्यू आर बटे 2, ठीक है। जबकि सी ऑप्शन उसने क्या दिया है कि कह रहा है कि त्रिभुज, सी ऑप्शन कह रहा है कि त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है, ठीक। उसने ये बोला है। देखो एक चीज याद रखना, जाके एक थेल्स प्रमेय होती है, मैं आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, थेल्स प्रमेय ये होती है कि मान लो ये त्रिभुज पी क्यू आर है, अगर हम लोग इस त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई एक ऐसी भुजा खींचे जो अन्य 2 भुजाओं को किसी बिंदुओं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। मान लो हम लोग क्यू आर के समांतर हमने ये भुजा खींची, एस टी भुजा खींची, ठीक है ना, जो कि पी क्यू को बिंदु एस पर और पी आर को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ये भुजा क्या है? इसके समांतर भुजा है, ठीक। तो याद रखना जाके कि जो पी एस बटे पी क्यू, मतलब कि ये जो बिंदु
एस है भुजा पी क्यू को समान अनुपात में उसी अनुपात में विभाजित करेगी जिस अनुपात में बिंदु टी भुजा पी आर को विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे पी आर होता है। एक तो ये चीज होती है, ठीक है ना, एक पॉइंट ये होता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो एक त्रिभुज बनता है पी क्यू आर, ठीक है ना, कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, और त्रिभुज जो यहाँ बनता है पी एस टी, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज पी एस टी, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये होती है हमारी थेल्स प्रमेय। तो इसी थेल्स प्रमेय से अगर ये भुजा, ठीक है ना, ये जो यूवी भुजा है, ठीक है ना, अगर क्यू आर के समांतर है, जो पी को बिंदु एस मतलब पी क्यू को बिंदु एस और पी आर को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भुजा, ये बिंदु जो है इसको समान उसी अनुपात में काटेगा जिस अनुपात में ये। तो पहली चीज तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। और कह रहे एस टी बराबर क्यू आर का आधा होती है, नहीं ये चीज गलत है, ठीक, ये पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि त्रिभुज पी एस टी पी क्यू आर के समरूप है, हाँ समरूप है। तो यहाँ से ए और सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल ए और सी, ठीक है ना। तो ये आप थेल्स प्रमेय याद रखना जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो ऐसे एडवांस के क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया करेंगे जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके व्यास, इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई मीटर में मतलब क्या है, ठीक, सॉरी सेंटीमीटर में क्या होगी जाके देखो, पाई मतलब पाई का मान यूज करना 22/7, ठीक। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, जो कि आपको दिया 880 दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ से पाई का मान क्या रख देंगे, 2 पाई का मान 22/7 रख देंगे, ठीक है। 2 पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7, और व्यास हमको दिया है 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, और एच हमको निकालना है। तो 22 चौको 88 होता है, ठीक, और 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये क्या था, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अगर आपसे देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, अगर आपसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ये क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक। अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते तो वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x - 1/x बराबर 5 है। तो कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। देखो x - 1/x का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये याद रखना कि अगर हमको जब कभी भी मान लो कि x - 1/x दे दिया, ठीक है, या कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे x + 1/x बराबर k दिया है, तो हमसे x² + 1/x² का मान पूछते, मतलब हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब कम घात से ज़्यादा में डबल में जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इस k का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे, ठीक। हम लोग जब प्लस से प्लस में जाएंगे 2 घटा देते हैं, ठीक है। अब मान लो हमको यहाँ से फिर 2 घात में जाना है, तो x² मान लो x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 में जाना है, तो फिर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। मान लो ये कोई वैल्यू t आ रही है, तो t का स्क्वायर -2 घटा देंगे, ठीक है। और एक इसी का उल्टा ये होता है कि अगर मान लो कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि x उधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि अगर हम लोग मान लो माइनस से जा रहे हैं कि x - 1/x से बराबर k दिया है, ठीक है, और
माइनस से प्लस में जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और माइनस से प्लस में आ रहे हैं ना, तो अब हम लोग माइनस से जब आएंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे। ये चीज़ याद रखना, अगर हम लोग प्लस से प्लस में आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग -2 करते हैं। जब हम लोग माइनस से +2 में जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं, तो हम लोग +2 करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमको x - 1/x बराबर 5 दिया है। अगर हमको माइनस से प्लस में जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, वो भी ऊपर जा रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ठीक, अब हमको देखो प्लस से प्लस में ही जाना, मतलब कि x⁴ में जाना है। हमने क्या बोला है कि जब हम लोग 2 घात ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर 729, और अब इसमें क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। ठीक, हमने ये तो बोला था ना, जब हम लोग प्लस से प्लस में जाएंगे तो उसका स्क्वायर करके इसमें 2 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 727। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है जाके। ठीक है ना, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 18, 6, 7 कुछ हमको वो दिया है, कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग हमेशा बहुलक क्या होता है, ठीक है ना, जो हमको डाटा देता है उसका बहुलक हमेशा होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आती है वही बहुलक होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, देखो हमारा 2 जो है सबसे, देखो देखो डाटा क्या लिखा है कि 5, 18, 6, 7, 6, 2, 3, 4, 24, 2, 7, 21, 2, 81, ये डाटा लिखा है। इसका बहुलक पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा बार हमको क्या दिख रहा है, देखो 5 कितनी बार आया है, 5 तो 1 ही बार आया है। ठीक है, 18 भी 1 बार, 6 कितनी बार, 1, 2 बार 6 आया है, 7 कितनी बार, 1, 2 बार 7 आया है, मतलब 2 से ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग 2 को देखें, ठीक, 1 मिनट, यहाँ कुछ नीचे हो गया क्या, 24, 7, हाँ यहाँ पे ये 2 है बीच में ना, यहाँ ऐसे 2 है, 2 को देखें तो 2 देखो सबसे ज़्यादा बार आया 3 बार। ठीक है ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक 2 हो जाएगा। बहुलक जब हमको ऐसे आसान सीरीज में दे दे, ठीक है ना, और पूछ दे इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक वही अंक होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है जो संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक हम लोग किसी दिन क्लास लेंगे जाके बहुलक समांतर माध्य माध्यिका। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है ना, और हमको करना उसी तरीके से है। ठीक है, थोड़ा मतलब बस हम लोग चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा स्मार्ट तरीका हो जाता है। कह रहे कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 2 अंक वाली धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित किया जा सके। ठीक है ना, तो देखो हम लोग क्या, सबसे छोटी संख्या जो मतलब कि कोई शेष फलना, मतलब पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, सबसे छोटे संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग 2 अंकों की 5 सबसे छोटी धनात्मक संख्या निकाल लेंगे। तो हमारी क्या होगी जाके, पहली संख्या हमारी 10 हो जाएगी, 12, धनात्मक सम संख्या निकालनी 14, 16 और 18। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई जाके, 2 अंकों की 5 सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या हो गई। कह रहे वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या करना है जाके, कह रहे कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 2 अंक वाली धनात्मक संख्याओं से विभाजित किया जा सके। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग हमेशा जब छोटी संख्या क्या कहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। हम लोग इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमको देखना है डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लोग ऑप्शन लिखें तो इसका जो राइट आंसर होगा हमेशा एलसीएम होगा जाकर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप ऑप्शन से किया कीजिए। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन दिया है 5560, ठीक है, और बी ऑप्शन दिया है 5120, और सी ऑप्शन दिया है 5340, और डी ऑप्शन दिया है 5040। देखो
पहली बात तो है कि यहाँ पे 18 आ गया, मतलब कि ये संख्या 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब ये संख्या वो संख्या जो होगी वो 9 से तो डिवाइड ही होगी जाके, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटा है तो संख्या 9 से कटेगी। तो 5 5 10 से 16, मतलब ये संख्या 9 से नहीं डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब देखो 5 3 8, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 5 3 8 4 12, ये भी 9 से नहीं कटेगी, ठीक। और 5 4 9, यही संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। तो देखो कुछ नहीं करना पड़ा ना, ऐसे क्वेश्चन का देखो एक तो तरीका आप इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से किया करो, ठीक है। तो 9 का एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह द्विघात समीकरण कौन सी है जिसके मूल 2 और -1/2 हैं। देखो अगर हमें दो मूल दिए, मान लो कि अल्फा और बीटा, अगर हमको दो मूल दिए, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि मूलों का योगफल बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होती है हमारी द्विघात समीकरण जब हमको दो मूल दिए हों अल्फा और बीटा रूट, ठीक है ना। तो ऐसे अल्फा की वैल्यू 2 दी है, ठीक है ना, और बीटा की वैल्यू -1/2 दी, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे x² माइनस 2 -1/2 x प्लस 2 इंटू -1/2 बराबर 0। ये कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, -3/2 बचे, ये कितना -3/2, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या था अल्फा कितना, 2 -1/2, तो ये बचेगा 3/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2x² माइनस का 3x माइनस का 2, इधर भी 2 का एलसीएम ले लेंगे ना, तो बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी द्विघात समीकरण। तो अगर जब हमको मूल दिए हो तो x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट में फिर बाहर इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल, ये होती है हमारी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप एडवांस में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है जिसमें AB बराबर AC, ठीक है एडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो जो द्विघात मतलब हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, मान लिया कि ABC है, ठीक। तो अगर हम लोग जब यहाँ से कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एडी, एक इसकी ऊंचाई, एडी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, एडी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिसमें ए बी बराबर ए सी, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो एडी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एडी एंगल सी को समद्विभाजित करेगी। अरे एडी एंगल सी में तो है ही ना, एडी तो एंगल ए में है ना, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पी कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है कि एडी एंगल बी को समद्विभाजित करती है, एडी एंगल बी पे तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि एडी एंगल ए को समद्विभाजित नहीं करती है, एडी एंगल ए को समद्विभाजित नहीं करती है, ठीक। जबकि देखो ये होता है, अगर कोई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जाके ये दोनों भुजाएं हैं, तो ये जो ऊंचाई होती है ये हमेशा क्या होती है, जाके इस एंगल को दो भागों में विभाजित करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा डी होगा जाके, जिसमें कह रहा है कि एडी जो एंगल ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो एडी डी सी भी नहीं होगा, डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना, तो ये जो ऊंचाई होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, ये जो ऊंचाई जो एडी होगी जाके ये इस शीर्ष ए को, मतलब ये जो कोण ए है इसको दो भाग समान भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा जाके, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि, देखो उसको चीजें ऐसे लिखी हुई कि यदि 5 की पावर x प्लस का y 5 की पावर में x प्लस वाई, ठीक, बराबर 125 है, ठीक है।
तो देखो, और 5 की पावर x माइनस का y बराबर कितना है, 2125 है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना। ठीक, तो वहां से x और सॉरी उसने फिर आपसे y की वैल्यू पूछी है जाके, तो जब हम लोग ये लिखेंगे, जब बेस सेम है तो घाते भी बराबर होंगे ना, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 आ गई। ऐसे ही इसको हम लोग 3125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5, तो फिर यहाँ बेस सेम है तो घाते बराबर होंगी, x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 2 हो गई। अब हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y बराबर क्या होगा जाके, इन दोनों का अंतर, ठीक है ना, 2, ठीक है, इन दोनों का अंतर, ठीक है ना, मतलब इसमें से अगर हम लोग इसको जोड़ दें, घटा दें इसमें से, तो 3 माइनस 5 करेंगे, माइनस का 2 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग इस समीकरण में से 1 में 2 को घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, 3 में 5 घटे माइनस का 2, नीचे 2y से भाग कर देंगे फिर 2 से। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। एक थोक विक्रेता तेल का एक टीन 540 रुपए में बेचता है, ठीक है, और 10% हानि उठाता है। जब वो 540 रुपए में बेचता है टीन, तो 10% की हानि उठाता है। अब यदि वह उसी मूल्य पर तेल का एक और टीन 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब वो 10% हानि पर बेचता है, मतलब कि 90% पर बेचता है, ठीक, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपये है। ठीक है, लेकिन अगर वो, ठीक है ना, अगर वो क्या करता जाके, इसका विक्रय मूल्य कितना है, अगर हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ से उसको देखो, जब वो 540 रुपये में बेचता है तो उसको 10% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है ना, मतलब वो 90 में चीज़ बेच रहा है। अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालें तो 100%, 100 उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये 6 बार 9 6 54, तो 100% परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जाके, 600 रुपये आ गया। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 पर होता है जाके। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो कितने में बेचता है वस्तु को, 696 रुपये में बेचने पर, ठीक, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर सेलिंग प्राइस कितना है जाके 696 है, ठीक, तो उसको 96 रुपये का लाभ होगा ना। अब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में, 600 इंटू 100, 2 जीरो कट के जाके 16 छक्के 96, ठीक है, तो 16% अब उसको क्या होगा जाके, प्रॉफिट होगा जाके। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ने बोला कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना है। देखो, पहले तो संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है। ठीक, अब ओवरऑल हमसे वृद्धि या कमी पूछ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग ए बी रूल से कर लेते हैं। ए बी रूल होता है ए प्लस बी प्लस का ए बी अपान में 100। अगर कोई चीज़ वृद्धि की जाए तो उसको हम लोग प्लस लेते हैं, अगर कोई चीज़ कमी की जाए तो उसको हम लोग माइनस लेते हैं। तो 30 वृद्धि कीजिए 30 को प्लस लेंगे, 40 कमी कीजिए 40 को माइनस लेंगे। 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस आ जाएगा, 30 इंटू 40 बटे 100, तो 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 10 माइनस का 12, ठीक, तो 22% क्या हो जाएगी, माइनस आ रहा तो माइनस का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो 22% की क्या हो जाएगी, कमी। अगर प्लस आता तो वृद्धि होती जाके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही जाके, हम लोगों ने इस क्लास में 20 क्वेश्चन किए जाके। ठीक, जैसा कि ये एक प्रीवियस पेपर ही था, ठीक, आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है ना, वही मैंने आप लोग सॉल्व कराया। उसमें जो 5 क्वेश्चन मतलब मैंने हटा दिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे जाके अब आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट, और आज ये पहला प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, और हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में।
और आप लोगों के लिए RRB NTPC के प्रैक्टिस सेट तो आ ही रहे हैं, ठीक है। और अभी आपको अब एक क्लास ऐसी मिलेगी जाके, जैसे कि जो एडवांस के टॉपिक होते हैं ना, तो मैं आज से आप लोग एक एडवांस का डेली टॉपिक कराऊंगा, ठीक। आज का हम लोग जो टॉपिक होगा जाके चैप्टर होगा सांख्यिकी, ठीक है ना। स्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे जाके आज से, ठीक। तो स्टैटिक्स में अब मैं आप लोग बताऊंगा जाके बहुलक, समांतर माध्य, ठीक है, माध्यिका, ठीक है ना, जो भी परास कैसे निकाली जाती है वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे जाके, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।